So, hello, this is Gaurav Malik, Faculty of History, JP International School. आज हम इतिहास के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पन्नों को जानेंगे जिसके अंदर हमको चलेगा पता कि एग्जैक्टली के अंदर कि आजादी है क्या। तो अगर इतिहास के हम पन्नों को खंगाले तो हमको चलता है पता कि कहीं ना कहीं राजा का राजतंत्र खत्म हुआ, या फिर जार मारा गया, या फिर गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ा गया। तो इस बीच के अंदर हमको एक बात पता है, अगर हिंदुस्तान से है कि हमारा देश हिंदुस्तान 200 साल तक गुलाम रहा, और राजा का राजतंत्र का अंत वो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस, 18वीं शताब्दी का सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर देश के बारे के अंदर कुछ ऐसा जानते हैं कि ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ वहां पर कि उसका इतिहास इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वो जानना हम सब के लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया। तो आज उस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपको एक अवशेष जरूर बता दिया जाते हैं कि हाँ, आज जो हम दौर जी रहे हैं, आज जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी आप इंसानों की शुरुआत से नहीं होती थी। हम जिस आजादी की हवा के अंदर आज हम घूमते हैं, क्या ये ऐसा हमेशा होता था? नहीं, लेकिन एक समय ऐसा होता था स्टूडेंट्स, जब सांस लेने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी होती थी, किसी की इजाजत लेनी होती थी। वो होता था कौन? राजा। तो कहानी शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमको 3 मुख्य अध्याय चलते हैं पता। पहला अध्याय इक्वालिटी, दूसरा लिबर्टी, तीसरा फर्टिलिटी। इक्वालिटी बराबरी आप सभी जानते हैं, तीसरा लिबर्टी आजादी आप जानते हैं, फर्टिलिटी भाईचारा। तो आज हम ये वाले 3 अवशेष कहां से निकल के आए, कैसे निकल के आए, इसके बारे में आज हम शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कहां से? कहानी शुरू होती है 14 जुलाई 1789। ऐसा इस दिन क्या ऐसा हुआ, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में देखते हैं। उस दिन का अध्याय ये कहता है कि 7,000 लोग, 7,000 लगभग 7,000 लोग, फ्रांस के लोग इकट्ठे हो गए कहां पर? बास्तील के किले के अंदर। बास्तील का अगर थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताऊं तो बास्तील का इतिहास क्या है कि 14वीं शताब्दी के अंदर इसको बनाया गया था एक दुश्मन से बचने के लिए। वो दुश्मन का नाम क्या था? ब्रिटेन। लेकिन समय का पहिया बदलता रहा और उसके बाद यह किला यूज होने लग गया, इस्तेमाल होने लग गया। किस चीज के लिए? कि सिर्फ और सिर्फ राजा के एक कठोर जो राजतंत्र को दिखाता था। मतलब कि इस किले के अंदर राजा अपने कैदियों को, जो वो कैदी जो फ्रांस के दुश्मन है या फिर राजा के राजशाही परिवार के दुश्मन है, उन सभी का यहां पर कैद होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ, लोगों को लगा कि फ्रांस के अंदर राजा ने सेना भेज दी है, और वो सेना ऐसी भेजी कि लोगों को डर लग गया कि राजा कभी भी आदेश दे देगा हम सबको जान से मारने का। तो 14 जुलाई 1789 को लोगों ने अपनी एक आर्मी बना ली। उन्होंने एक आर्मी बना ली और उन्होंने सोचा कि बस अब इस किले का अंत करेंगे, और इस किले के अंत से ही क्या होगा कि राजा का अंत निश्चित हो जाएगा। और उनको लगा कि इस किले के अंदर शायद हथियार भी होंगे और वो हथियार हम लूट लें। तो लूटने के लिए तो कोशिश बड़ी करी गई, अंततः वहां की सेना को मारा गया। किसके द्वारा? फ्रांस की आवाम के कारण। फ्रांस की आवाम ने इन लोगों को धकेला, हटाया, और उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल, एक डेडलीस्ट रेवोल्यूशन एवर सीन इन द हिस्ट्री। फ्रांस की क्रांति रेवोल्यूशन, जब पूरा तख्ता पलट हो गया और राजा का उस दौरान से राजा का राजतंत्र खत्म हो गया। तो उस दिन क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, जैसे आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो कि भिड़ रहे हैं। किससे? सेना से। और ये आम जनता टूट पड़ी है इस किले के ऊपर, और इस किले की एक एक दीवार, एक एक मीनार को उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। और इनका क्या करा? इस दीवार के अवशेष निकाल के सड़कों पे बेच दिए गए, और उस दिन को आज भी मनाया जाता है बास्तील डे के नाम से। मतलब कि आज का दिन भी फ्रांस के इतिहास के अंदर इतना महत्वपूर्ण है कि आज 14 जुलाई को हर बार वहां पर क्या होती है? नेशनल हॉलिडे। तो आज हम जानते हैं कि ये सारी चीजें, ये सारा घटनाक्रम क्यों
यूपीएससी के लिए। लेकिन आपको अध्याय समझने के लिए आपको जानना हुआ क्या कि लुइस 14 से मेन एक चीज चैप्टर शुरू होता है। लुइस 14 यहां पर आपको पहले बता दिया जाए कि राजा का मतलब क्या होता है, राजा अपने आप को सोचता क्या है और प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। तो राजा मतलब क्या है, भगवान का भेजा हुआ दूत, भगवान का भेजा हुआ एक मैसेंजर जो कि पृथ्वी पे है और पृथ्वी पे अपने कार्य कर रहा है और आम जनता को उसका हर चीज मानना ही उद्देश्य है ताकि भगवान का आदेश माना जाए। तो लुइस 14 ने एक अपना, जैसे राजा की हम परंपरा जानते ही हैं, अगर जो राजा सर उठा के ना चला, जिस राजा के पास राजशाही ना हुई, जिस राजा के पास घमंड ना हुआ, तो वो राजा ही किस नाम का। तो लुइस 14 ने शुरुआत कर दी थी 14th सेंचुरी के अंदर एक पैलेस को बनाने की। अब पैलेस ऑफ वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल ये जो फ्रांस की राजधानी है उससे थोड़ा सा दूर है वर्साइल, वर्साइल के अंदर इसको बनाया गया, उसका नाम रखा गया पैलेस ऑफ वर्साइल। वहां से कहानी शुरू होती है। पैलेस ऑफ वर्साइल ये हमारी शिक्षा ही है जो हमको बताती है कि पृथ्वी के किस कोने पर कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके लिए कितना कुछ करा गया। तो अब इसको स्टोरी को आप थोड़ा सा इस रूप में समझिए कि लुइस 14 का जो पड़पोता, आप समझ गए होंगे, पड़पोता, पड़पोता कौन था, लुइस 15। लुइस 14 का राज्य काल रहा कितने साल का, 72 साल का। और इसके बाद क्या रहा, लुइस 15। लुइस 15 लेकिन इतना छोटा था, वो इतना बच्चा था कि दूसरे राजा जब उसको मिलने आते थे तो उसको गोद में उठा लेते थे। लेकिन जब तक वो बड़ा होता, जब तक पैलेस ऑफ वर्साइल की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, पैलेस ऑफ वर्साइल इतना ढीठ हो चुका था, वहां के लोग इतने कमजोर हो चुके थे, इन द सेंस आप समझिए जब वहां पे कोई तरपाल नहीं संभालने वाला नहीं है तो वहां पर आपको जानना होगा कि उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था, तो वो किला थोड़ा सा गंदा रहने लग गया। लेकिन जब वो लड़का बड़ा हुआ, उस लड़के ने धीरे धीरे इस चीज को संभालने की कोशिश करी। तो यहां से आपको चला पता लुइस 14 से लेकर लुइस 15 तक की कहानी। और अब आता है क्या, लुइस 15 का कौन, ग्रैंडसन, मतलब कि उसका पोता। और यहां से असली अध्याय शुरू होता है किसका, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। और उसका नाम क्या है, लुइस द 16। ये आप देख पा रहे होंगे, एक राजा, एक राजशाही राजा। और ये कौन, लुइस 16, माफ करिएगा। अब लुइस 16 की कहानी, लुइस 16 इनका जन्म हुआ था 1754 के अंदर, 1754 के अंदर। और जब ये 20 साल के थे तो इनको राजपाट दे दिया गया, इनको एक गद्दी दे दी गई। अब लुइस 16 बैठ गए हैं तख्तो ताज पे। कौन सा तख्तो ताज पे, फ्रांस के। और अब ये क्या है, फ्रांस के राजा। इनकी उम्र 20 साल, मतलब कि 1754 का जन्म हुआ और 1774 के अंदर इनको गद्दी मिल भी गई। लेकिन इस बीच के अंदर लुइस 15 के ऊपर में वापस जाऊंगा, लुइस 15 अड़ गए थे। इस बीच के अंदर को जानना है क्या कि फ्रांस जब राजा महाराजा का दौर होता था तो ये आसपास की जगहों से लड़ते भिड़ते रहते थे। तो एक इनका दुश्मन होता था पर्शिया, जो साथ वाला देश है। जैसे कि आप इस वाले मैप के अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। ये हम देखते हैं 1789 का फ्रांस, तो ये फ्रांस हो गया, यूरोप का सबसे ताकतवर देश, आपको समझना होगा। 18वीं शताब्दी का एक मजबूत देश है और जब भी इस देश ने अपने आप को इतिहास के पन्नों में जगह बनाई है। तो अब इसका एक कॉमन दुश्मन कौन है, इनका जो दुश्मन है ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन ये वही देश है जिसके हम गुलाम हैं, आप समझ गए होंगे। और इनके देश पर्शिया। तो अब लुइस 15 ने एक ऐसा घटनाक्रम करा, इसने सोचा कि भाई यहां की आवाम इनसे नफरत करती है, यहां की आवाम इनसे नफरत करती है, लेकिन आवाम के मन के अंदर क्या है कि राजा भगवान का दूत है, तो भगवान को मानना ये प्रजा का काम भी होता है। लेकिन ये दुश्मन है, ये बात हमको समझने की है। तो लुइस 15 एक जिद में गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस दुश्मनी को खत्म करूंगा। और खत्म करने का तरीका क्या था, वही समझ गए कि दो राजशाही परिवार आपस में
मिल जाए और वो दो राजशाही परिवार मिले। अब आप देखेंगे कि बहुत बड़ा घटनाक्रम किसका, फ्रांस रेवोल्यूशन का, जिससे फ्रांस रेवोल्यूशन की एकदम क्रांति आ गई। और वो सीन क्या था, यही मिलन, यही लगन था सबसे बड़ा रोल इस इतिहास का। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि 20 साल की उम्र के अंदर इन्होंने गद्दी संभाल ली और इनकी विवाह होता है किसका, पर्शियन राजकुमारी मैरी एंटोनोटे। ध्यान दीजिएगा, विवाह को इतना प्रकाश देके क्यों बोला जा रहा है, विवाह से ऐसा क्या हो गया कि सब कुछ बदल गया, सारा इतिहास पलट गया। कहते हैं कि एक कामयाब बंदे के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन आपको समझना होगा सिर्फ यही एक एग्जांपल ऐसा है जहां पर एक महिला जब विवाह करके आई तो वो पूरे फ्रांस और अपने पति का खात्मा का कारण बनी। और उस महिला का नाम आपको चल गया पता, क्या, मैरी एंटोनोटे। इस महिला को आप अच्छी तरह एक बार देख लीजिए, इसका नाम क्या है, मैरी एंटोनोटे। अब इस महिला, ये महिला, इसके बारे में इतिहास में कहा जाता है कि ना तो ये चरित्र से ठीक थे, ना इसका व्यवहार ठीक था, और ना ही इसको कोई लेना देना था अपने आवाम से। ये एक वैसी ही राजकुमारी थी जो कि एक महल से उठ के आई और एक दूसरे महल में चली गई। इसने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे आवाम इससे खुश हो सके। आवाम को पहले इससे नफरत थी और अब नफरत, वो खूनी नफरत के अंदर कैसे बदलती है आप देखेंगे अगले एपिसोड के अंदर। अब शुरू करते हैं अगला एपिसोड, मैरी एंटोनोटे। मैरी एंटोनोटे कहते हैं कि राजा, ये राजा तो था, राजा का कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन इनके पास एक शाही खून था, और शाही खून हमेशा एक ही बात बोलता है कि ठीक है, हमको अपना तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन प्रजा का भी ध्यान रख लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है भाई। तो मैरी एंटोनोटे ये बड़ी एरोगेंट, घमंडी किस्म की लड़की, जिसने अवाम के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा, ना कभी कुछ बोला, ना कभी जाना। इसको तो सिर्फ अपने ही सुख और चैन की चिंता थी। कहते हैं कि ये एक बारी जुआ खेलते वक्त, आपको समझ रहा होगा, इतिहास के पन्नों में भी ये बात दर्ज है कि एक बार जुआ खेलते वक्त इसने अपनी बाली को गिरवी रख दिया था। और बाली वो कितने की थी, अगर आज मैं उस बाली का कीमत बताऊं आपको तो वो कीमत है 10 करोड़, और उस पूरी बाली के अंदर हीरे जड़े हुए थे, और वो सारा रुपया इसने बर्बाद कर दिया। मतलब कि फ्रांस रेवोल्यूशन के अंदर आप ये लगा लीजिए कि जिस राजा को कार्य करना था प्रजा के लिए, वो बेचारा अपनी बीवी की ही चापलूसी करता रह गया, और बीवी उसका रुपया उड़ाती रही। कहते हैं कि लुईस 16 थोड़ा सा शाही किस्म का बंदा था, शर्मीला था, ज्यादा इसके पास वो नहीं, बस ये एक नेक आदमी ही था। नेक तो क्या कहें कि जब राजा के पद के ऊपर है वहां पर हम ये शब्द नहीं बोल सकते हैं कि इनको नेक होना इनकी काबिलियत हो सकती है। इनकी नेकी किस चीज में काउंट होगी कि वो नेकी कितनी रखते हैं अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए। और इनका सारा अवाम क्या बन गया था, इनकी खुद की बीवी। तो आप ये मुख्य चेहरे, ये मुख्य चेहरे, दो चेहरे कौन कौन से, लुईस 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनोटे। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि लुईस 16 के ऊपर ही सारा मैंने प्रकाश डाल दिया, सारा आपकी बुक ने भी सारा प्रकाश आपकी इस जोड़े के ऊपर ही डाल दिया। तो जैसे कि आपको चल रहा था पता कि इनका कॉमन दुश्मन था कौन, ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास दुश्मनी थी, और वो दुश्मनी क्या थी कि लुईस 16 जब अपनी गद्दी पे बैठे तो वो एक युद्ध में थे। वो एक युद्ध में किससे थे, ब्रिटेन से, और पिछले 60 साल से वो युद्ध चलता आ रहा था। 7 साल से वो युद्ध चलता आ रहा, और एक बात हमको मानने की है और जानने की है कि युद्ध ने कभी किसी को प्राप्ति नहीं दी। युद्ध ने सिवाय घाटे के किसी को लाभ कभी भी नहीं दिया। और इस घाटे से क्या हो गया कि फ्रांस के जितना भी खजाना था वो खजाना खत्म हो गया,
वो खजाना खत्म हो गया। अब वो खजाना खत्म जब ऐसा हुआ कि जब को गद्दी मिली तो ना ही उस शाही खानदान के पास रुपया था, ना ही इज्जत जो थी वो इज्जत भी धीरे धीरे मैरी एंटोनेट के आने के बाद वो घटती रही। तो अब ये राजशाही परिवार रहता का था पैलेस ऑफ वर्साई। अब पैलेस ऑफ वर्साई तो थोड़ी सी आप एक झलक देख लीजिए कि पैलेस ऑफ वर्साई क्या चीज है। पैलेस ऑफ वर्साई मतलब कि शिक्षा ही आपको बताएगी कि मुझे अगर कभी फ्रांस जाना है तो फ्रांस में जाके मुझको एक चीज जरूर देखनी है, क्या? पैलेस ऑफ वर्साइल। ये वो महल है जिसको एक साल के अंदर 80 लाख लोग देखने आते हैं। मतलब कि ये अध्याय और हिंदुस्तान का कौन सा अध्याय? ताजमहल का अध्याय। आप जब देखोगे तो आपको चलेगा पता 30 साल के अंतराल के अंदर ही ये दोनों इतने बड़े अध्याय बने थे पूरे विश्व के अंदर। तो एक बारी उस महल को आप एक झलक जरूर देख लीजिए। वो झलक क्या है? पैलेस ऑफ वर्साइल। क्योंकि आपको मानना होगा कि आपको एक बार जरूर जाना है, आपको मन के अंदर ठान लेना है कि एक बार तो हम ऐसा चीज देख के आए कि ऐसा किला में था क्या। और आपको चलेगा पता कि यस, राजा महाराजा कितना खर्च करते थे अपने शान और शौकत के अंदर, अपने ऐशो आराम के अंदर। और वो ऐशो आराम कहां था? पैलेस ऑफ वर्साइल। लेकिन पैलेस ऑफ वर्साइल की आपको मैं एक और घटनाक्रम बता देता हूं कि इसको देखने के लिए राजा महाराजा जब उस दौरान आते थे तो बड़े सारे राजाओं महाराजों ने सोचा कि हम इस किले का क्या एक दूसरी कॉपी बना सकते हैं। बहुत सारे राजाओं महाराजों ने सोचा कि इसको हम एक ऐसा विषय लेके आते हैं कि हम भी अपने देश में जाएंगे और अपने देश के अंदर कोशिश करेंगे कि ऐसा अपने किंगडम में जाएंगे। देश तो उस वक्त होते ही नहीं थे। अपने किंगडम में जाएंगे और देखेंगे और सोचेंगे कि क्या हम ऐसा कैसा हम महल बना सकते हैं। तो बहुत सारे राजाओं महाराजों ने कोशिश करी थी, लेकिन इसकी ओरिजिनलिटी को ना तो कोई छू पाया और ना ही कोई ले पाया। जैसे कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये कला का बहुत बड़ा नजारा अजूबा है। और ऐसी ऐसी हर दीवार, हर उसका परचम हर जगह लहराता था पैलेस ऑफ वर्साइल का। तो अगले स्टोरी में पर आते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल के बारे में जाना। अब पैलेस ऑफ वर्साइल ये इतना बड़ा किला था और आप ये लगा लीजिए कि जब शादी होके वो आए तो इसका खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। और ऊपर से ऐसी बीवी जो कि रुपया पानी की तरह बहाती है। अभी तक तो अवाम का तो कोई विषय नहीं आया। अभी तो आप ये लगा लीजिए कि उस बीवी ने आया और रुपया लुटाना शुरू कर दिया। लेकिन एक खाली खजाने से कब तक लुटाएंगे? कब तक वो रुपया लुटता जाएगा? तो अब जानते हैं, ये तो थी कुछ राजा की कहानी उस समय की, लुई 16 की। और अब हम जानेंगे क्या कि वहां के लोगों का क्या हाल था। तो वहां पे लोगों का हाल जानने के लिए आपको एक बार जानना होगा कि फ्रांस 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग क्या था फ्रांस का? जो फर्स्ट स्टेट में कौन आते हैं? कलर्जी। कलर्जी को समझने के लिए आपको छोटा सा सब चीज समझनी होगी। कलर्जी कौन होते हैं? जैसे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी ऊंची जात हम किसको बोल देते हैं? हम बोलते हैं पंडित। तो वैसे ही कलर्जी फ्रांस के अंदर जो व्यक्ति चर्च से जुड़ा हुआ है, पंडित जो मंदिर से जुड़ा हुआ है, वैसे ही क्या कलर्जी जो चर्च से जुड़ा हुआ है। तो वो कौन है? फर्स्ट स्टेट। ये पहली एस्टेट, मतलब जो पहला वर्ग लोगों का बांटा गया वो क्या था? कलर्जी। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि कलर्जी से ऊपर कौन है? द बोर्ड। बोर्ड कौन है? बोर्ड नहीं, गॉड का संदेशवाहक, मैसेंजर ऑफ गॉड। वो कौन है? वो तो है किंग। सबसे ऊपर कौन हो गया? किंग, जो कि गॉड का स्थान लेता है। उस पर कौन आ गए? कलर्जी, जो चर्च से जुड़े हुए हैं। और दूसरे नंबर पे कौन आ गए? दरबारी, नोबेलिटी, जो नाम सही है कि जो कि विरासती अमीर लोग हैं। वो लोग कौन है? नोबेलिटी। तो नोबेलिटी कौन है? जो राजा के लिए युद्ध करते हैं, जो राजा के लिए लड़ते हैं, जो राजा का विषय रखते हैं। तो वो कौन है? नोबेलिटी। थोड़ा सा इसके अंदर मैं कोई इरेज कर देता हूं।
सबसे ऊपर कौन आ गया? किंग, ठीक है, जो कि भगवान, जो अपने आप को भगवान ही समझते थे और पब्लिक भी भगवान समझती थी इनको। दूसरे पे कौन आ गया? कलर्जी, जो कि भगवान से थोड़े से नीचे। और उसके बाद कौन आ गया? नोबेलिटी। और रेस्ट ऑफ बाकी सारी जनता किसके अंदर आती है? थर्ड एस्टेट के अंदर। मतलब कि बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एक्सेट्रा, स्मॉल फार्मर्स, आर्टिशियन, वेरी स्मॉल फार्मर, लेबर, सर्वेंट्स, बाकी सारा वर्ग किसमें आता है? वो थर्ड स्टेट में आता है। लेकिन समझने वाली बात है, इनकी आबादी कितनी है फ्रांस के अंदर? इट्स ओनली 10%। इनकी आबादी कितनी है फ्रांस के अंदर? 90%। मतलब अगर आवाम की बात करें तो सारा आवाम कौन है? थर्ड एस्टेट। समझना है, थर्ड एस्टेट ही इसका नाम है। इतिहास में इसको थर्ड एस्टेट ही बोलते थे। और आपको धीरे धीरे बताऊंगा आपको कि कितना बुरा हाल हो गया था इस थर्ड एस्टेट का, कि लोग भीख भी मांगते थे। किस नाम से? कि थर्ड एस्टेट के नाम पे दे दो। भगवान के नाम पे भीख भी नहीं मांगते थे, भीख भी किसके नाम पे मांगते थे? थर्ड एस्टेट के नाम पे। तो वो वाली स्थिति कैसे आई, क्यों आई, क्या ऐसी परिस्थिति होगी कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, बास्तिल का किला तबाह कर दिया गया, उड़ा दिया गया, उसको अब समझेंगे हम थर्ड एस्टेट कैसे। थर्ड एस्टेट ने ऐसा क्या काम करा? क्योंकि सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ जिनको मिलते थे वो किनको मिलते थे? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, क्योंकि ये किंग के सबसे खास होते थे। तो अब आपको एक बात समझ आ गई होगी कि इस बीच के अंदर एक और घटनाक्रम हुआ। ये तो था फ्रांस का हाथ भागा। अब इसके अंदर क्या करा फ्रांस ने? अब फ्रांस का मुख्य चीज कि आपको सब चल गया होगा पता कि जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड और थर्ड स्टेट, तो आपको समझ आ गई होगी कि जुल्मों का जितना भी जुल्म हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? थर्ड स्टेट के ऊपर हो रहा है। ठीक है, और आपको कुछ उससे मैं आपको बता देता हूं, कुछ एक उस जमाने के जो चित्र बनाए गए थे, वो चित्र कैसे थे? वो इस प्रकार के चित्र थे। वो चित्र में क्या था आपको दिखा रखा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये एक थर्ड स्टेट का बंदा है, ये एक थर्ड स्टेट का बंदा है, और ये थर्ड स्टेट का बंदा, एक मिनट रुकिए, यस, अब इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये थर्ड स्टेट का बंदा है, ये जो गरीब सा आपको दिखाई दे रहा है, और ये कौन है? नोबेलिटी। ये कौन है? नोबेलिटी। और आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि ये बेचारा वो राजगद्दी पे बैठा हुआ है, और ये बेचारा अपने ही जमीन का गेहूं लेके जा रहा है और उसके आगे समर्पण कर रहा है। इसको वर्णन दिखाया गया आपकी बुक के अंदर कैसा? एक स्पाइडर और एक फ्लाई के अंदर, कि मतलब एक स्पाइडर, एक मकड़ा अपना जाल बुनता है और उसके अंदर एक मक्खी फंस जाती है, और वो मक्खी कौन है? थर्ड स्टेट, और वो जाल कौन बुनता है? फर्स्ट स्टेट। तो अब इसके अंदर क्या था कि प्रिविलेजेस इनको क्या मिले हुए थे? जो इनको पैदाइशी मिले हुए थे, जिसको कहते हैं क्या? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम को समझना होगा क्या? कि राजा का बेटा राजा, सैनिक का बच्चा सैनिक, लेकिन गरीब किसान का लड़का गरीब किसान ही। तो ऐसा सिस्टम चल रहा था वहां पर बड़े ही पैमाने के ऊपर। तो अब हम जानते हैं कि एक जो टैक्स पे करने होते थे, जिस टैक्स से इनका खजाना चलता था रॉयल फैमिली का, रॉयल फैमिली समझ के, जो राजा का दरबार का जो चलता था सारा, वो किसे चलता था? वो चलता था थर्ड एस्टेट के टैक्स से। तो टैक्स जो पे करते थे वो कौन करते थे? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट वाले ही लोग पे करते थे। इसके अंदर कलर्जी और नोबेलिटी को इस चीज से दूर रखा गया था कि वो वाले लोग टैक्स नहीं पे करेंगे। मतलब जिसके पास रुपया है वो रुपया नहीं देगा गवर्नमेंट को, जो गरीब है सिर्फ वही देगा रुपया। किसको? सरकार को। अब तो समझ आ गया, चलो भाई सरकार को रुपया दे दिया होगा, ठीक है, लेकिन आपको समझना होगा एक और अत्याचार भी है इनके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर, कि कलर्जी भी, हाँ जी, ये कलर्जी ये भी अपना टैक्स लेते हैं इनसे, और उस टैक्स का नाम क्या है? टिप्स। उस टैक्स का नाम क्या है? टिप्स। ये आपको समझना होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है? टिप्स। और जो वो स्टेट को टैक्स पे करते हैं, ये थर्ड स्टेट जो टैक्स पे करते हैं स्टेट को, मतलब जो डायरेक्ट राजा को पे करते हैं, वो क्या है? टैली।
जो चर्च को पे करते हैं वो क्या है? टिथ। और जो स्टेट को पे करते हैं वो क्या है? टैक्स। क्लियर? उस वक्त की फ्रांस की करेंसी क्या थी? लीवर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि वो रानी आई, वो राजा आया, राजा को खाली ट्रेजर मिला, उसके पास कोई ऐसा रुपया नहीं था, लेकिन अब रानी के बेफजूल खर्चे वो खत्म हो नहीं रहे थे। इस बीच के अंदर आपको पता लगा है कि अवाम की चिंता तो दूर की बात, पैलेस ऑफ वर्साइल जिस महल में वो रहते थे उस महल का खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। उस महल के अंदर 20,000 लोगों की रहने की क्षमता थी, जिसके अंदर नोबेलिटी रहते थे, 20,000 दरबारी रहते थे। और ये दरबारी 1 रुपया भी अपना नहीं लगाते थे, ये सारा रुपया राजा का वही रुपया लगाते थे जो रॉयल फैमिली का रुपया लगता है। और वो रॉयल फैमिली का रुपया कहां से आता है? थर्ड एस्टेट के टैक्स से। अब एक और घटना कर, इस बीच के अंदर हमको पता है क्या? अमेरिकन रेवोल्यूशन भी हुई। अब अमेरिकन रेवोल्यूशन के अंदर फ्रांस ने बढ़ चढ़ का साथ दिया। किसका साथ दिया? अमेरिका का। वो क्यों साथ दिया? क्योंकि भाई दादाजी का सपना था कि ब्रिटेन को हराना है, ब्रिटेन एक कॉमन दुश्मन है। वो दुश्मन किसका था? अमेरिका का भी और फ्रांस का भी। तो विषय क्या आता है कि फ्रांस ने हेल्प करी किसकी? अमेरिका की, अमेरिकन रेवोल्यूशन के लिए। 13 कॉलोनीज उनकी थी जो कब्जे में थी, किनकी? ब्रिटेन की। उसको आजाद करवाने के लिए, अपने दादाजी का सपना पूरा करने के लिए लुई 16 ने मदद करी किसकी? अमेरिका की। और उसके अंदर फ्रांस को तो क्या मदद मिलनी थी, लेकिन हाँ वो राजा का क्या मिल गया? राजा को एक सेटिस्फेक्शन मिल गई कि मैंने अपने दादाजी का सपना पूरा कर दिया। और वो सपना पूरा कैसे करा? कि उसने अपनी सेना भेजी अमेरिका के लिए लड़ने के लिए। किससे? ब्रिटेन से। समझने की बात। अब युद्ध है, इसको भी क्या बोलते हैं? युद्ध ही। तो ये युद्ध जब हुआ तो ये युद्ध के अंदर भी क्या लगा? रुपया लगा। तो 2 बिलियन लीवर्स का और कर्जा हो गया। किसके ऊपर? फ्रांस के ऊपर। अब तो भैया गरीबी के ऊपर से सेल्फ इंस्पेक्शन। तो अब रॉयल फैमिली तो चले कैसे? तो अब तो हम विषय डिस्कस कर रहे हैं कि रॉयल फैमिली कैसे चले। तो आप समझिए कि अवाम का क्या हो रहा होगा। अवाम दुखी। और अगला अध्याय आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि अब जब जीने के लिए भी आप तकलीफ में आ गए। तो थोड़ा सा अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो जल्दी से आप एक तस्वीर और भी देख लीजिए, जिसके अंदर हमको चलता है पता कि जुल्मों को कैसे करती थी थर्ड एस्टेट के ऊपर। जुल्म करते थे कौन? नोबेलिटी। तो बड़े अच्छी तरह चित्र के अंदर दिखा रखी है आपको एक कहानी, आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन है? वेल, मतलब ये जो संपन्न लोग हैं अच्छी तरीके से, और इनके आगे थर्ड स्टेट वाले किस प्रकार से गिड़गिड़ा रहे हैं, जुल्म के अंदर पीड़ित हैं। तो अब हम पता लगाते हैं अगला अध्याय। मतलब ये तो कहानी थी जुल्मों की, और अब हम पता लगाएंगे कि एक्चुअल के अंदर जब एक खाली पेट होता है और वो खाली पेट कितनी तकलीफ दे देता है। तो अब ये भी हमको चलेगा कहां पर? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। और इसको क्या ले देते हैं टॉपिक का नाम? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। और आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि अब लोगों का जुल्मों के बाद जब जीना भी मुश्किल हो गया। तो देखेंगे इसके अंदर स्ट्रगल टू सर्वाइव। ज्यादा इसमें सुनने की ज्यादा इसके अंदर टॉपिक ऐसा है कि आपको सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है इसके अंदर जो आपको जानने वाली है। भाई इंसानी जाति है तो उसकी जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या कैसे बढ़ी? तो हमको पता होना चाहिए कि 23 मिलियन से ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 1789 के अंदर 28 मिलियन। तो जनसंख्या लगातार फ्रांस की बढ़ रही थी, पेट बढ़ रहे थे लोगों के, भूख बढ़ रही थी, लोगों संख्या बढ़ रही, लेकिन खाने की उतनी रफ्तार नहीं बढ़ रही। तो जुल्म और ऊपर से आबादी का बढ़ना। अब आबादी बढ़ रही है और एक और अध्याय इसके अंदर चैप्टर के अंदर जुड़ गया। वो क्या हो गया कि सूखा और बढ़ गया। भैया ये तो वो वाली बात हो गई, कैसे वाली? गरीबी
गरीबी के अंदर आटा गीला, मतलब पहले जुल्म और उसके बाद अब सूखा और पड़ गया। मतलब अब जो पहले कम से कम खाना मिल रहा था वो खाना भी मिलना दुश्वार हो गया। अब वो खाना भी मिलना दुश्वार हो गया और लोगों की तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, नौकरियां घट गई और तनख्वाहें वही की वही रह गई। तो अब तकलीफ का दौर इस लेवल का बढ़ गया कि सरकार ने ये तंगी देखते हुए शुरू कर दिया एक समाज करने शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे एक राशन की हर गली के बाहर एक राशन बेचने वाला एक बेकरी का दुकान खोल दी, ठीक है, समझिएगा इसको। वहां पर लोग जाते लेने के लिए सामान, वहां पे सामान तो उनको मिलता, लेकिन मिलता कितने के अंदर, मतलब आप ये मोटी सी बात लगा लीजिए कि अगर एक रोटी की कीमत मैं आपको बताऊं 10 रुपए, तो वो कीमत बढ़ा के कितनी कर दी गई, 100 रुपए। मतलब अब लोगों के पास सिर्फ एक ही चारा बच गया था कि वो अपना जीवन व्यतीत कैसे करे कि सिर्फ भोजन लेने से, कि सिर्फ भोजन, बाकी तो सारी सुविधा भूल जाइए, कि सिर्फ उनको खाना मिल जाए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बाकी तो हर चीज भूल जाइए कि और जीवन का क्या था। लेकिन वहां पर भी कितना गंदा काम हुआ, आप ये लगा लीजिए कि उनको जो रोटी मिली वो रोटी भी कैसी मिली, कीड़े वाली। उन रोटियों के अंदर क्या हो चुका था, कीड़े लग चुके थे, क्योंकि नोबेलिटी वो पहले ही जमाखोरी कर चुके थे। अब जमाखोरी, क्या अन्न की कभी जमाखोरी हो पाई है क्या प्रकृति की किसी चीज को हम जमाखोरी कर पाए? इसलिए कानून है, ये नियम है कि आप कभी अन्न को सेव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अपना एक समय है, वो उसका उस पर कीड़े लग जाते हैं। और वही कीड़े लगी हुई वो कौन सी, वो रोटियां वो दी गई लोगों को, जिसके कारण उनकी सेहत तक भी और बिगड़ गई। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अवाम अब कितनी खुंदक में था, कितनी नफरत में था। और इसका सॉल्यूशन अब एक ही चीज का था कि कोई ना कोई एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे अवाम को कुछ चैन मिल सके। लेकिन अभी चैन मिलना आसान नहीं था, अभी ये समय बहुत दूर था। लेकिन आपको पता होगा कि राजा को राजतंत्र खत्म करने के लिए 3 चेहरे आपके सामने आने वाले हैं। वो 3 चेहरे, ये अब तक तो जुल्म और भूखमरी गरीबी की कहानी, अब बात थी इसकी अलाइनमेंट की। और अलाइनमेंट किसे कहते हैं कि भाई कोई तो ज्ञान तो देगा, कोई तो ऐसा होगा जो बताएगा इसका तरीका, इसको सॉल्यूशन क्या होगा इससे जीतने का। तो वो 3 शख्स आपके सामने आए हैं जिन्होंने ज्ञान दिया, सबसे पहला ज्ञान। और वो 3 शख्स, ये आप जान लीजिए, ये 3 शख्स जिसके अंदर मुख्य नाम आता है किसका, जॉन लोके। जॉन है स्क्रीन के ऊपर, कौन, जॉन लोके। ये तो कौन है, जॉन लोके। मैं इसको लिख देता हूं, जॉन लोके। इन्होंने आइडिया दिया किस चीज का, इक्वालिटी और फ्रीडम का, कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर एक इंसान पृथ्वी में पैदा हुआ है तो उसको सांस लेने का बराबरी का हक है, खाना खाने का उसका बराबरी का हक है, पानी पीने का उसका बराबरी का हक है, अपना पेट भरने का उसको बराबरी का हक है। ये आइडियाज अब तेजी से फैल रहे थे लोगों के अंदर। अब लोग जिसको भगवान समझते थे वो उनको भी चलता जाना पता कि अगर ये भगवान होते तो हमारे साथ इतना बुरा ना करते। और दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है जिसने ज्ञान दिया, उनका नाम क्या है, जॉन, उनका नाम क्या है, जीन जैक्यू रोसे। जीन जैक्यू रोसे, ये शख्स को आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए। कहते हैं फ्रांस के अंदर मुख्य रूप से क्रांति लाने वाला व्यक्ति वो ये था। हाँ, बकायदा ये बंदा मर चुका था, उससे पहले ही मर चुका था, 1790 से पहले इसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन मरने से पहले ये अपना ज्ञान पूरा फ्रांस में बांट चुका था। और इनका ज्ञान क्या था कि इनका ये ज्ञान क्या देते थे
कि राजा को भी अपनी पावर लिमिट करनी होगी। राजा भी भगवान बन के ना रहे, राजा के पास भी थोड़े बहुत ही अधिकार रहने चाहिए, ज्यादा अधिकार नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने भी अपनी पुस्तकों के अंदर बहुत सारी ऐसी वर्णन करी गई। और फिर ऐसे याद एक नाम आता है कौन सा, मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू इनका भी क्या है, इनका भी मेन वो है, इन्होंने भी एक प्रकाश दिया था किस बारे के अंदर, कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, मतलब 3 अंग इन्होंने डिफाइन कर दिए थे कि अगर एक सिस्टम चलेगा तो वो सिस्टम क्या चलेगा, वो 3 अंगों से चलेगा, जिसके अंदर मुख्य रूप क्या होगा, जुडिशरी। जुडिशरी मतलब जहां पर कोई भी गलती करे उसका फैसला कोई लेने वाला हो। दूसरा क्या इन्होंने दिया था, एग्जीक्यूटिव, भैया जो इंसानों के ऊपर जो फैसले लेगा वो भी एक कमेटी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए था, लेजिस्लेचर, कि फैसले कौन लेने के लिए प्रतिबद्ध होगा वो भी हमको समझना था, मतलब लेजिस्लेचर जो फैसले ले, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूशन करे फैसलों के ऊपर, और थर्ड को जुडिशरी जो न्याय अन्याय के बारे में वर्णन कर सके। तो ये आइडियाज अब तेजी से फैल रहे थे पूरे फ्रांस के अंदर, और इनका तरीका क्या था फैलाने का, कि लोग सैलून्स के अंदर, आप समझ जाइए सैलून्स जहां पे बाल कटवाते हैं, वहां पर ये बातें होने लग गई। चौक चौराहों के ऊपर ये चीजें मतलब अपने पॉम्फलेट्स के रूप के अंदर बटनी शुरू हो गई। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उनके लिए क्या होना शुरू हो गया, कि एक बंदा जाता भोपू लेके, और वो उनको ये सारे आइडियाज और ये आइडिया सारे प्रकाश उनको वो सामने देता। मतलब फ्रांस का अवाम अब जाग रहा था, फ्रांस का अवाम अब धीरे धीरे पहचान रहा था अपनी ताकत को। अब फ्रांस एक्शन के मूड में था, अब फ्रांस कुछ करके दिखाना चाहता था, और फ्रांस अब अपनी पुरानी सभ्यताओं को खत्म करना चाह रहा था। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि विद्रोह धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब ये सारी घटनाक्रम आ गया कि हमने पहले क्या जाना, जुल्म, दूसरा क्या जाना, गरीबी, तीसरा क्या जाना, विकास, मतलब कि समझ आनी शुरू हो गई। तो अब लोगों के पास थोड़ी थोड़ी हिम्मत भी बढ़नी शुरू हो गई। अब ये जब लोगों की हिम्मत बढ़नी शुरू हो गई तो लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। फ्रांस के गली मोहल्लों के अंदर, नुक्कड़ों के अंदर अब विद्रोह की आग लगनी शुरू हो गई। और अब विद्रोह की आग तो जब बढ़ी जब लुइस द 16 उस राजा ने एक फैसला लिया अपना खर्चा चलाने के लिए, क्या कि टैक्स और बढ़ा दिए जाए, और टैक्स बढ़ाने का अधिकार राजा के पास नहीं हो सकता, नहीं होता। वो संविधान को कुछ था ही, वो तो संविधान में खुद राजा ही था। लेकिन एक फिर भी एक मान्यता होती थी फ्रांस के अंदर कि कोई भी अगर टैक्स बढ़ाना है तो टैक्स बढ़ाने के लिए उनको तीनों को बुलाना होगा। तीनों मतलब कि कौन, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट को बुलाना होगा आपस के अंदर। मतलब ये तीनों स्टेट आके बैठेगी। और अब शुरू होता है फ्रांस रेवोल्यूशन का एक और महत्वपूर्ण अध्याय। अब ये 3 स्टेट्स को बुला दिया गया पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर, एक पूरा हॉल तैयार करा गया जिसके अंदर मीटिंग करनी थी। और उस मीटिंग के अंदर अध्याय क्या था कि राजा अपने टैक्स इंपोज करने वाला था, वो टैक्स थोपने वाला था आम जनता और आवाम के ऊपर। उन्होंने बुलाई एस्टेट जनरल। और एस्टेट जनरल कैसे बुलाई गई कि आपको समझना होगा कि इससे पहले एस्टेट जनरल जो बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 150 साल पहले, और उसके बाद बुलाई गई थी लुइस 16 के राज के अंदर। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट ये कहां पर मिले, अपना पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर। इस वाले किले के अंदर वो सभी लोग आ गए। तो मोटा मोटा जो उसकी एग्जैक्ट संख्या है वो है 287 और 306 कि फर्स्ट स्टेट से आए थे 287 लोग और थर्ड स्टेट सेकंड स्टेट से 306 लोग। लेकिन आपकी बुक के अंदर एक एवरेज मान के चला हुआ है, इसको एवरेज हम लेके चलते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। एक्यूरेसी तो अध्याय आपको बुक बताएगी, लेकिन अभी हमको जानना है क्या, एक सिर्फ एक कहानी का रूप। तो वो कहानी का रूप क्या कहता है, वो कहानी का रूप ये कहता है, अब आपको समझना होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है, इसको आप
बड़े केयरफुल से समझिए। तो अब बुला दिया गया एस्टेट जय, पैलेस ऑफ वर्साइल के अंदर। अब देखिए सामने बैठा है कौन? राजा। सामने बैठ गया कौन? राजा। राइट के अंदर कौन बैठे? फर्स्ट स्टेट के लोग, कलर्जी। सेकंड स्टेट लेफ्ट मतलब राइट में बैठे कलर्जी, लेफ्ट में बैठे कौन? नोबेलिटी। और पीछे बैठे कौन? थर्ड स्टेट के लोग। अब इनकी संख्या जानते हैं, संख्या कितनी संख्या थी इनकी। तो जो लेफ्ट में बैठे लोग, जो कि आप लगा लीजिए नोबेलिटी की संख्या कितनी थी? नोबेलिटी आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर मत जाइएगा। नोबेलिटी ये लोग कितने थे? 300। ठीक है। फर्स्ट ये थी सेकंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट कलर्जी ये लोग कितने थे? 300। थर्ड स्टेट जो सबसे बड़ी, जो 90% आबादी रखती थी, इनकी आबादी कितनी थी? थर्ड स्टेट की इनकी आबादी थी कितनी? 600। लेकिन कानून कुछ ऐसा था कि इन तीनों वर्ग का वोट एक एक काउंट होगा। समझ आया आपको? मतलब कि इसका वोट कितना है? इसका एक वोट है। क्लियर? इसका वोट कितना है? इसका भी एक वोट है। और थर्ड स्टेट इसका कितना वोट है? इसका भी एक वोट है। मतलब कि राजा ने जब वो टैक्स इंपोज करे तो पहले और दूसरे को तो पे करना होता ही नहीं था टैक्स। समझ रहे? पहले और दूसरे को पे कर रहे हैं, तो पहले और दूसरा तो वो किसके पक्ष में रहेंगे? राजा के पक्ष में रहेंगे। तो हमेशा ही क्या रहेगा कि पहला प्लस दूसरा इज ऑलवेज ग्रेटर देन तीसरा। मतलब कि पहली नोबेलिटी का एक वोट हो गया, क्लर्जी का दूसरा वोट हो गया, तो टोटल वोट कितने हो गए? 2 हो गए। अब 2 तो हमेशा ही जीत जाएंगे किससे? थर्ड स्टेट से। मतलब ये तो ऐसी चीज होगी अन्याय, फिर वो ऊपर बढ़कर हो गया। इसके अंदर तो समझे ही नहीं भैया हुआ क्या। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब थर्ड स्टेट ये जुल्म सहन नहीं कर सकता था। थर्ड स्टेट ने कसम खा ली थी कि भैया अब इंसान को आप इंसान समझिए, हम कोई कीड़े मकोड़े नहीं है जो कि मरते रहेंगे। अब आप हमको जीने का अधिकार दे दो। और विद्रोह शुरू हो गया। इन्होंने कहा, थर्ड स्टेट वाले लोगों ने कहा, इनके अंदर से एक लीडर निकल के आता है। एक लीडर का नाम आता है। क्या नाम आता है? मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर। अभी बस इस मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा अध्याय आपके सामने आने वाला है। ये भी कोई, क्योंकि मैं यहां पर आपको समझना होगा, यहां पर मैं जिस भी शख्स का नाम लूंगा वो शख्स गंदी मौत मरेगा, क्योंकि ये कहानी है इनकलाब की। और इनकलाब का पहला रूल होता है क्या? इनकलाब अपनी ही औलाद को खा जाता है। यहां पर कोई भी शख्स जिसका नाम लूंगा वो जीवित नहीं रहने वाला, वो बड़ी गंदी मौत मरने वाला है। तो वो इनकलाब का एक अध्याय जरूर जानना है। वो क्या? इनकलाब अपनी ही औलाद को खा जाता है। सर तो थर्ड एस्टेट सिर्फ 13 मिनट की बस आ गया टॉपिक आ गया, बस हो गया, एंड अप होने वाला। 13 मिनट हो रहा है, 13 मिनट के लिए शुरू कर, मैं बोल रहा हूं। हाँ, तो अब आ गया क्या? थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट ने अब खाली क्या? कसम कि भैया अब तो ये जुल्म हम और नहीं होने देंगे अपने ऊपर। जैसे ही राजा ने मना करा कि भैया मैं आपका आदेश नहीं मानूंगा, तो वो बैकआउट कर गए, वो पीछे हट गए। और वो पीछे हट के कहां चले गए? टेनिस कोर्ट के अंदर। और वहां पर उन्होंने खाई कसम, क्योंकि उनके पास ज्ञान आ चुका था और जुल्म इतना बढ़ चुका था। अब उनके पास क्या आ गया? अब उनके पास एक कसम लेने का उनको वादा मिल गया। एक उनको कसम उनको अब लेनी थी। और उन्होंने टेनिस कोर्ट के अंदर कसम ले ली। ये कसम वैसी ही थी कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने यूं करके कसम खा कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक राजा का राजतंत्र, जब तक राजा हमारी सारी मांगे नहीं मानता, जब तक हम सांस
चैन से नहीं लेंगे। और ये बात पूरे फ्रांस के अंदर आग की तरह फैल गई। पूरे फ्रांस के अंदर दंगे फसाद शुरू हो गए। और इस बात का अध्याय आप याद रखिएगा, द टेनिस कोर्ट ओथ। ये आप बंदे को देख पा रहे होंगे, ये एक व्यक्ति खड़ा होकर कसम खाता है, ये वही है, वैसा ही शपथ लेता है कि मैं शपथ लेता हूं क्या, कि जब तक फ्रांस के अंदर आवाम का सहायता नहीं करेगी राजा, जब तक हम चैन नहीं लेने वाले। और ये घटना सुनते ही पूरे फ्रांस के अंदर दंगे फसाद रॉयट्स शुरू हो गए। और अब आपको चल गया पता कि वो अध्याय जो हमने स्टार्टिंग पढ़ा था कि ऐसा क्या हुआ था कि 17 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को बास्तील का किला तोड़ दिया गया, क्योंकि हर जगह दंगे हो रहे थे। और ये दंगों का कुछ घटनाक्रम पूरे फ्रांस के अंदर दंगे चल रहे, पूरा फ्रांस दहशत के अंदर था। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बास्तील का किला तोड़ दिया गया। राजा के पास पर दरबारी पहुंचा और वो कहता बड़े झुकाए हुए अपनी गर्दन से कि कुछ लोगों ने बास्तील के किले को घेर लिया। राजा अपनी आंख मलता हुआ उठा। अच्छा, फिर विद्रोह शुरू हो गया क्या? और उस दरबारी ने कहा सर नहीं, इनकलाब शुरू हो गया। अब इनकलाब शुरू हो गया। उस दिन एक बात निश्चित थी कि उस दिन इतिहास रच दिया गया। तो ये कहानी थी बास्तील का किला क्यों तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया। अब इसके बाद हम अगले अध्याय में जानेंगे कि फ्रांस के अंदर इसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे फ्रांस के अंदर एक नया संविधान बना और उस नए संविधान के ऊपर क्या क्या चर्चा हुई, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं।